फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा ओसवाल्ड प्रोसेस की by catalytic oxidation of ammonia you will get NO. Then this NO is passed into the next chamber which is called oxidizing chamber, where this NO comes in contact with oxygen to form nitrogen dioxide. And in third step, this nitrogen dioxide formed in second step combined with water forms HNO3 nitric acid and nitric oxide NO. This nitric oxide NO is again circulated to the second chamber where it again oxidized to NO2, and now NO2 is passed into absorption tower where NO2 reacts with water to form HNO3. If you remember, the percentage of HNO3 obtained by Oswald process is 68%. और अगर आपको इसको 100% या 98% HNO3 में कन्वर्ट करना है, then you will use concentrated H2SO4, which is a good dehydrating agent, and it will remove the moisture content and convert 68% HNO3 to 98% HNO3, right? बात समझ में आई आकांक्षा? हाँ। मेरी आवाज क्लियर है सभी लोगों को? अरीशा, मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप तक? यस सर। ठीक है। फिर हमने HNO3 की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें जब हम कॉपर का ट्रीटमेंट डाइल्यूट HNO3 से करेंगे तो कॉपर का नाइट्रेट, जो भी मेटल होगा उसका नाइट्रेट NO और वाटर बनेगा। ऐसे ही जिंक अगर रिएक्शन करेगा तो आपको हंसी आनी चाहिए, क्योंकि जिंक के साथ N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, लाफिंग गैस बनती है। बाकी रिएक्शन सब सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड वाली रिएक्शन सब सेम है। जिस मैटर से रिएक्शन कराओगे उस मैटर का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा, वाटर बनेगा। इसी तरह से जिंक का आप ट्रीटमेंट कराएंगे, जिंक नाइट्रेट, NO2 एंड वाटर बनेगा। HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आयोडीन को कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, और NO2 और वाटर सभी में बनने हैं। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की थी, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का ब्राउन रिंग बनेगा जो नाइट्रेट की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कैटिनेशन के बारे में। जरा अंकित आप बताइए, फास्फोरस और नाइट्रोजन में किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा है? जी अंकित, फास्फोरस और नाइट्रोजन में किसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा है? फास्फोरस। फास्फोरस की, वेरी गुड। इशिका, ऐसा क्यों है? सर कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। नहीं, और कार्बन की बात फास्फोरस, नहीं कर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात हो रही है भाई। सॉरी नाइट्रोजन में हाँ वो हाँ क्लोज आ जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, तो अनस्टेबल होता है वो वाला बॉन्ड। हाँ, ठीक और है। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं तो वो स्टेबल होता है, इसलिए उनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यतिन, यस सर। आप ये बताइए R3N डबल बॉन्ड O, आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, स्क्रीन पर आपके सामने है, देखिए। R3N double bond O does not exist while R3P double bond O exist। क्या आंसर लिखते हैं इसमें हम लोग?
मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखिए इसका आंसर हमारे पास डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पर आएगा। तो आप बताएंगे R3P डबल बॉन्ड O एंड R3N डबल बॉन्ड O में किसमें से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग रहेगी? सर R3P डबल बॉन्ड O में नहीं रहेगी। तुमने पढ़ा नहीं है बेटे, और कल तुम मुझसे कह रहे थे सर कल आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? R3P डबल बॉन्ड O में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग रहेगी और R3N डबल बॉन्ड O में नहीं रहेगी। मैंने पहले दिन कहा था ये चैप्टर पढ़ाते समय 8 डेज आपको इस चैप्टर को डेली बेसिस पर याद करना है, और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आप ये हाथ से, ये 8 नंबर की यूनिट है, ये चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा और संग में याद नहीं करोगे तो अकेले याद होगा भी नहीं, परेशान होते रहोगे और दूसरे बच्चे फटाफट आंसर करेंगे तो ये सोचते रहेंगे अरे ये कैसे आंसर कर रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला? अरे पता कैसे चलेगा? उन्होंने याद किया इसलिए उन्हें पता चला। एक ये क्वेश्चन 7.11 आपसे पहले डिस्कस नहीं हुआ था, ये मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये पहले डिस्कस नहीं कर पाया था। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये है, NH3 इज बेसिक। NH3 यानी कि जो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, मॉस्कोवियम ट्राईहाइड्राइड, इन सब में से NH3 कैसा है? बेसिक है। और जो BiH3 की बात उन्होंने की है वो कैसा है? फीवली बेसिक। फीवली मीन्स बहुत ही कम बेसिक है, लेस बेसिक है, फीवली बेसिक है। कौन? BiH3। इसका रीजन आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो लुईस बेस करेक्टर के बेस पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सभी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 पर भी लोन पेयर है और BiH3 पर भी लोन पेयर है, दोनों पर ही लोन पेयर है, BiH3 पर भी और NH3 पर भी। अब बात यह आती है कि NH3 और BH3 में कौन तेजी से इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पोजीशन में होगा? जो तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा उसका लुईस बेस करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो एक बात यहाँ पे आपको समझनी है कि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये N बॉन्ड H का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लगभग नाइट्रोजन के पास ही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, वो लगभग नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, जिससे कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये नाइट्रोजन एटम। जबकि बिस्मथ मेटल है और इसमें जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है Bi बॉन्ड H का, वो लगभग Bi से काफी दूर होगा, लगभग H की तरफ होगा, क्योंकि Bi के मुकाबले H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Bi इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर लोन पेयर कहाँ रहे, बॉन्ड पेयर कहाँ रहेगा? हाइड्रोजन के पास। यानी कि इस नाइट्रोजन, इस बिस्मथ के पास भी लोन पेयर तो है, लेकिन ये जो बिस्मथ है इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम डेंस है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस है। मेरे पास ही 50 रुपए हो और आपके पास भी 50 रुपए हो, मेरे पास 50 रुपए मेरी पॉकेट के पास, पॉकेट में ही हो, और आपकी 50 रुपए आपके घर पे रखे हो, तो कौन पहले दे पाएगा? देना दोनों के 50 रुपए हैं, लेकिन आपके पास भी 50 रुपए हैं, लेकिन मेरे पास 50 से ज्यादा और भी रखे हुए हैं, तो हेजिटेंट रहेगा। BiH3 क्या रहेगा? हेजिटेंट रहेगा। ये डोनेट तो करेगा लोन पे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन नाइट्रोजन का मन जो है वो ठुका रहेगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता हूँ, हेजिटेट नहीं करेगा। तो BiH3 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो बिस्मथ से थोड़ा सा कम डेंस रहेगा, नाइट्रोजन पर ज्यादा डेंस रहेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डेंस होगी
वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा तेजी से डोनेट करने की पोजीशन में रहता है। तो इसलिए अमोनिया कैसा है, ज़्यादा बेसिक है, और BiS3 कैसा है, फीवली बेसिक है, लेस बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को आपकी जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें लिखा हुआ भी है, उससे एक बार आप देख लें। अब हम आज 16 ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो हम वही सारे ट्रेंड्स की बात करेंगे जो हमने 15 ग्रुप में की। जितनी भी मेहनत आपने करनी थी वो आप 15 ग्रुप में कर चुके हैं। अब 16, 17, 18 बहुत छोटे छोटे हैं, और 16 में से भी कुछ डिलीट हो गया तो वो और छोटा हो गया है। जो भी मेहनत हमें करनी होती है वो 15 ग्रुप में ही करनी होती है, और 16 तो बहुत आसानी से स्मूथली चलता है। जो पुराने फैक्ट्स हैं वही बार बार रिवाइज होते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए 16 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, Lv इसका सिंबल है। और इन ग्रुप्स को हम पॉपुलरली चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेंस जो आता है वर्ड, वो आता है ब्रास के लिए। ये ग्रीक वर्ड है चैल्कोजेंस, जो स्टैंड करता है ब्रास के लिए। और ब्रास में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कॉपर। जिंक भी होता है लेकिन इनकी परसेंटेज कम होती है। मेन कंपोनेंट क्या होता है, कॉपर होता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तो नहीं, लेकिन मेनली जैसे ऑक्सीजन है ये Cu2O, CuCO3, सल्फर Cu2S, CuFeS2, सेलेनियम Cu2Se। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं ये 16 ग्रुप के, वो कॉपर के साथ कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। चैल्कोजेंस, चैल्को आता है कॉपर के लिए और जेंस आता है प्रोड्यूसिंग, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कॉपर के साथ कंबाइन होकर के कॉपर के कंपाउंड्स बनाएं, वो कहलाएंगे आपके चैल्कोजेंस, राइट। तो चैल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं 16 ग्रुप के मेंबर्स को, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉपर के साथ कंबाइन करके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इसलिए इन 16 ग्रुप के मेंबर्स को मेनली हम चैल्कोजेंस बोल देते हैं। मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये जो बाकी मेंबर्स हैं सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की बात ना करें, पोलोनियम रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो ये बाकी जो मेंबर्स हैं ये कॉपर के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलते हैं। अब इन एलिमेंट्स की जो अकरेंस है वो आप देखेंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है 21% बाई वॉल्यूम। और अगर आप बाई मास बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। लगभग अर्थ का 46.6% बाई मास ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट तो जिंक है तो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, आयरन है तो Fe2O3 की फॉर्म में मिल रहा है, एल्यूमिनियम है तो Al2O3 की फॉर्म में मिल रहा है, सिलिका रेत SiO2 की फॉर्म में मिल रहा है। तो ऑक्सीजन आपको लगभग जो है सभी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है, और जितना भी अर्थ का टोटल मास है उसका 46.6% मास जो है वो ऑक्सीजन बनाता है। और ड्राई एयर जो है उसमें लगभग 20.946% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम रहता है। ये बात आपको पता है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सिलिका है, रेत SI है, उसके बाद आयरन, फिर एल्यूमिनियम, इस तरह से रहता है। जहां तक बात है सल्फर की,
सल्फर के बेड्स मिलते हैं, सल्फर एरिया होता है, रीजन होता है जहाँ पे सल्फर मिलती है, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं बताएंगे आपको। तो सल्फर जो है एक तो क्रूड सल्फर कच्ची सल्फर के फॉर्म में मिलती है, और कुछ सल्फेट्स की फॉर्म में मिलती है, जैसे जिप्सम है, इपोसम सॉल्ट है, बेराइट है, सल्फाइड है, गैलेना है, पीबीएस, जेडएनएस, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, इस फॉर्म में सल्फर आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। जो सल्फर की ट्रेसेस हैं वो वॉल्केनोज वगैरह में भी H2S की फॉर्म में बाहर निकलते रहते हैं। H2S वो गैस है जिसकी रॉटन लाइक स्मेल है और जो किप्स एपरेटस आप बनाते हो। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एग है, प्रोटीन है, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड है, हेयर है, वूल है, इसमें भी सल्फर अच्छे खासे अमाउंट में रहता है। सल इससे ये जितना भी आपसे डिस्कशन चल रहा है इससे क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं आपसे पूछ के भाई बहुत कोई घटिया किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल तो पूछते हैं इपोसम सॉल्ट इज, तो आपको पता होना चाहिए इपोसम सॉल्ट कौन है। बेराइलेट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, ये बात है। सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो भी मेटल सल्फाइड्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। और जो लिवरमोरियम है वो एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका सिंबल Lv है। अगर आप इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इस तरह से आपके सामने दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84, और जो लिवरमोरियम है उसका आप 32 ऐड करके निकाल सकते हो। अगर आपको याद आ रहा हो आपने किया था 8, 18, 18, 32 करके आपने सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर दिए। ऑक्सीजन में 8 ऐड करेंगे 16, 16 में 18 ऐड करेंगे 34, 34 में 18 ऐड करेंगे 52, 52 में 32 ऐड करेंगे 84, और फिर 32 ऐड करेंगे तो आपका 116 एटॉमिक नंबर लिवरमोरियम का आ जाएगा। इनका EC बिल्कुल वैसा ही है जैसे 15 ग्रुप का पड़ा था, फर्क केवल इतना है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल EC था NH2 Ne3, और जो 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका क्या हो जाएगा NH2 NP4 हो जाएगा, ये वाला NH2 NP4, बस एक एक इलेक्ट्रॉन P में बढ़ जाएगा। बाकी EC बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 15 ग्रुप का लर्न किया हुआ है, और आपने लर्न नहीं किया हुआ है तो मैं अब आप में आपकी मदद इसमें नहीं कर सकता। मैंने कम से कम जब पढ़ाया था, आप वीडियोस देखेंगे लगभग 7 से 5 to 7 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिख करके दिखाए थे मैंने, इसी वजह से कि हम 16 में थोड़ा तेजी से आगे बात कर सकें। जरा आकांक्षा इस बात का आंसर करिए जरा। ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस है 66 और सल्फर की कितनी है 104। इतना ज्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन और सल्फर के साइज में क्यों आ रहा है? Why there is a large difference between the atomic radii of oxygen and sulfur? बताइए आकांक्षा। क्योंकि एज सबशेल शो करती है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, यहाँ पर एस सब शेल जो है वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर के साइज में एटॉमिक रेडियाई में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अरीशा जरा आप बताएं, ये देखिए 104, ये 117, काफी कम डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस 66 से 104 में लगभग 44 समथिंग का है, और यहाँ पे हार्डली 13 का डिफरेंस है। तो सल्फर और सेलेनियम में साइज का डिफरेंस बहुत कम है। ऐसे ही साइज का डिफरेंस आपको सेलेनियम और टेलुरियम में काफी कम मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेलेनियम, सल्फर, टेलुरियम और जो पोलोनियम है इनके साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसका क्या रीजन बताएंगे आप अरीशा? Because of the poor shielding effect of D and F subshell. वेरी गुड। यहाँ पर जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो डी और एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन की से हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर जो साइजेस हैं वो लगभग बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के।
फिर हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अंकित शुक्ला, जरा ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंकित, सर इनवर्सली। वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड। जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये आप डाटा देख भी सकते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, इसका साइज सबसे छोटा है। और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो बहुत अच्छा आपने बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम विद इंक्रीज इन साइज, इज वेरी गुड। सूर्यांश, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोलर मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे। तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है और सल्फर का उससे ज्यादा, सेलेनियम का उससे ज्यादा, टेलुरियम का उससे ज्यादा। मैं इसके आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कम हो रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सूर्यांश ये आंसर करना है कि ऑक्सीजन और जो सल्फर है इसके मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? इसका 55 है और इसका 393 है। Why there is a large difference between the melting point of oxygen and sulfur? सूर्यांश, आप बताइए ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? सूर्यांश, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ बताएं। कल ये हमने डिस्कस भी किया था। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, देखिए ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में किस कर रहा है? गैसियस स्टेट में। और सल्फर S8 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यही रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट एग्जिस्ट एज O2 गैसियस मॉलिक्यूल एंड सल्फर एग्जिस्ट एज S8 molecule due to high catenation tendency of sulfur। आप इसको आंसर ऐसे कर सकते हैं, due to high catenation tendency of sulfur it exists in form of S8 molecule whereas oxygen exists in form of O2 gaseous molecule due to low catenation tendency। तो जो S8 है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 8 है और यहाँ ऑक्सीजन में केवल 2 बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आप कितना भी इसको इलेबोरेट करके लिख दें, लेकिन सीधा आंसर ये है सल्फर ड्यू टू हाई कैटिनेशन टेंडेंसी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ S8 and oxygen exists in form of O2 due to low catenation tendency. That's why melting point of solid sulfur is more than the dioxygen। फिर हमने बात की थी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के अगर आप फोकस करें 90 है, इधर 718 958 बॉइलिंग पॉइंट, इसका 1260, इसका फिर कम हो गया, इसके बारे में बात नहीं करता। तो टॉप टू बॉटम चलने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका रीजन क्या हो सकता है यतिन? बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ता है, इसका रीजन यतिन क्या हो सकता है? वंडर वाल फोर्स। वेरी गुड। विद जब साइज बढ़ता है तो जो वांडर वाल सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो बढ़ता है। वेरी गुड। तो टॉप टू बॉटम जब चलेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा,
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, एटॉमिक रेडियाई की बात हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। इन एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी एलिमेंट में से जब वो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाएगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy is that amount of energy required which needed to eject an electron from neutral isolated gaseous atom। और आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है, जितना साइज छोटा उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम, और जितना साइज बड़ा उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स साइज बढ़ने पर कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे साइज सबसे छोटा किसका है, ऑक्सीजन का है, और सबसे बड़ा किसका है, एलिमेंट कौन कौन से थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, लिवरमोरियम का है, और सबसे छोटा साइज किसका है, ऑक्सीजन का है। तो जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइजेस। ठीक है, लेकिन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, देखिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसमें तो क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी से नहीं बनता इन जनरल। ये 7.10 देखेंगे, इसमें ये कहा गया है कि जो 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं आपके पास, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3 टाइप का, और जो 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 टाइप का होता है। तो ये कह रहे हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा होती है देन द ऑक्सीजन। तो बात भी ठीक है। देखिए अगर आप इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये NP3 है, NP3 कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, और ये NP4 है 16 ग्रुप में। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 है, पार्शियली फिल्ड है। ये 16 ग्रुप का जो EC है NP4 वो कैसा है, पार्शियली फिल्ड। और जो 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं इनका कैसा है, हाफ फिल्ड, P3 है। P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 3 फिल्ड है। तो इस बात को आपको सीखना है, और आपको पहले से पता भी है जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन द पार्शियली फिल्ड। पार्शियल फिल्ड कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो यही आंसर क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 generally show lower value of first ionization enthalpy as compared to corresponding period of group 15। उसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल half filled p orbitals electronic configuration of group 15 elements, larger amount of energy is required to remove electrons as compared to group 16 elements where p subshell is partially filled। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
कि जो 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 16 ग्रुप। तो उसका रीजन पी का हाफ फील्ड मोर स्टेबिलिटी है। जबकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 16 ग्रुप के मेंबर्स की ज्यादा हो जाती है देन द 15 ग्रुप। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा होगी, 15 ग्रुप की, लेकिन सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी, 16 की। क्यों? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जो आपका 15 ग्रुप का केस है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। ये कैसा हो गया इस समय, पार्शियली फिल्ड। और ये कैसे हो गया, 3। ये कैसा हो गया इस समय, हाफ फिल्ड। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये पार्शियली फिल्ड हो गया, ये कैसा होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बात को ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 16 की ज्यादा हो जाएगी देन द 15, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हाफ फील्ड वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऑक्सीजन है और सल्फर है ये नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स हैं, और जो पोलोनियम है वो मेटल है, और जो आपका लिवरमोरियम है वो भी मेटल है। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड, हाफ लाइफ 13.8 डेज। यानी पोलोनियम और जो लिवरमोरियम जो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दोनों ही रेडियो एक्टिव नेचर के, और दोनों की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कैसी है, कम है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, यानी कि एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एलोट्रॉपी शो करेंगे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप, आपने सब डिस्कस कर लिया। The large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. एक बात समझिए, मैं आपसे कैटिनेशन टेंडेंसी जरूर बोल रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर एटॉमिसिटी पे करेंगे। सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है। जितने एटम मॉलिक्यूल बनाने में लगते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 और सल्फर की 8 है, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सल्फर का। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, तो सीधा सीधा आंसर लिखेंगे ड्यू टू हायर एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर विच इज 8 देन ऑक्सीजन वेयर एटॉमिसिटी इज ओनली 2। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मेक इट ए पॉइंट कि अगर मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आंसर एटॉमिसिटी के बेस पर ही करना है। ठीक है, तो ये बात आपसे हुई। कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपसे कि भाई सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में रहेगा और जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में रहेगा। तो ये आंसर कैटिनेशन पर आएगा कि S सिंगल बॉन्ड S की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो O सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा रहेगी। एक मिनट रुको, S सिंगल बॉन्ड S की बॉन्ड स्ट्रेंथ O सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा रहेगी, इसलिए जो कैटिनेशन है वो सल्फर की ज्यादा है और इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ S8। टाइम ओवर हो रहा है। आप सभी बच्चे 15 ग्रुप को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 16 ग्रुप की एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन अभी तक हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। एक मौका और आपके पास है, आपने देख लिया 15 ग्रुप का यही कंटेंट पाने के लिए कम से कम 3 दिन लगे थे मुझे, और आज लगभग 30 से 32 मिनट्स में ये कंटेंट्स हमने कवर कर लिया और आपकी बात समझ में भी आ रही है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है।
तो आगे हमारा टाइम काफी बच जाएगा। आज भी आपके पास एक मौका है 15 ग्रुप को लर्न करने का, अगर आपने टाइम देकर के याद नहीं किया है उसको लर्न करेंगे। कल मैं सुनूंगा, आज एक एमसीक्यू पेपर आपको दूंगा, उसे आप करके मुझे भेजेंगे विद इन टाइम, जो मैं आपको बताऊंगा वो एमसीक्यू पेपर सभी बच्चे मुझे करके भेजेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल आपसे बात होगी फर्दर। गॉड ब्लेस यू ऑल।